नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज टॉप 10 वाली क्लास। जी हाँ, टॉप 10 वाली क्लास। और आज टॉप 10 वाली क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक ही क्लास में यूनिट 2 को पूरा खल्लास करने वाले हैं। यूनिट 2 जो कि है आपके आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो आज टॉप 10 वाली क्लास और एक साथ 3 चैप्टर खल्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा मूल मंत्र ले लेते हैं। आज का हमारा मूल मंत्र है, देखिए बहुत अच्छी बात है कि सक्सेस की सबसे खास बात है जी कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अरे हाँ, क्या बात है, क्या जोरदार बात कह दी कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यदि आप में दम है, यदि आप लोग मेहनत करने के इच्छुक है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, आपको टोक सके। तो सक्सेस की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। मैंने एक बार कहा था कि बंद कर मुट्ठी, कोशिश कर, प्रतिदिन प्रयास निरंतर कर, एक दिन तेरी परिस्थिति भी परिणामों से घबराएगी। आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि हम इसी एक क्लास के अंदर पूरी यूनिट 2 को कंप्लीट करने वाली है। आपकी जो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या क्या है इसके अंदर? 3 चैप्टर हम इसमें कवर करने वाले हैं। राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक सहभागिता क्या है। इन तीनों चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी जो यहाँ पर आए हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कोई विद्यार्थी अगर पहली बार ये क्लास देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले भी 3 वीडियोस अवेलेबल है और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा मटेरियल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको 12th पॉलिटिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर उसको खोलना है और वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक पकड़ते हैं हम, राजनीतिक सामाजिकरण। आइए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है। तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 2 शब्द है, एक है राजनीति और एक है समाजीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक मानव समाज से एक समाज विशेष का सदस्य बनता है। ठीक है, मानव समाज से हम सब देखो जब पैदा होते हैं तो मानव समाज में तो आएगा, ह्यूमन बीइंग तो बन ही गए, लेकिन मानव समाज से हम एक विशेष समाज में, मानव समाज से एक समाज विशेष का सदस्य बन जाते हैं। हम किसी स्पेशल सोसाइटी में चले जाते हैं। हमारा जन्म तो हम सब मानव है, जन्म से तो हम सब मानव है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है। अलग अलग सभी के और भी समाज है और उन्हीं समाजों में अन्य विभिन्न समाजों में भी हम रहते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति, अब देखिए राजनीतिक समाजीकरण क्या है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से ह्यूमन बीइंग जो है वो पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। वो सभी प्रक्रियाएं जो हमारे आसपास होती है, जो हमें राजनीति के बारे में सजग करती है, राजनीति के बारे में समझाती है, वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी प्रोसेस जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं, वो सभी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हैं। समझ में आ रही ना बात? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर समझा। देखिए दूसरा प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन। ठीक है ना, हड़बड़ी के अंदर क्या कर दिया जी, साइन कर दिया। किस पर साइन कर दिया? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर।
ठीक है। अब देखो सोशलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल कोई भी बात होती है ना, आदमी क्या करता है, हड़बड़ी के अंदर साइन कर दिया, ठीक है, उसके साथ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ऐसा करके कुछ भी करके याद कर लो जी, क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बुक के राइटर का नाम क्या है, हर्बर्ट साइमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका क्या है। तो देखिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका एक कारण है। देखो विद्यार्थियों, बच्चा जो होता है ना, वो अपने परिवार से ही सब कुछ सीखता है। वो जिस समाज के अंदर रहता है, उस समाज में जिस परिवार में वह रहता है, उस परिवार के माध्यम से ही उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। जब बच्चा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है कि बेटा तेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। वहाँ से वो जिम्मेदारी को समझता है। वो ये देखता है कि घर में उस घर के जो मुखिया हैं, उसके पिताजी है या दादाजी है या परदादाजी है, उनकी ही चलती है। जब वो ये देखता है तो वहाँ पर वो एक अधिकार को, एक प्रकार से एक सिस्टम को समझने की ओर बढ़ता है। देखिए पारिवारिक आज्ञा पालन से व्यक्ति को सत्ता का बोध कराता है ना। आपको कह दिया जाता है भाई ये तुम्हारे घर में बड़े हैं, अब तुम्हें इनका कहना मानना पड़ेगा। इससे हमें ऑथोरिटी का पता चलता है कि ऑथोरिटी क्या होती है, सत्ता क्या होती है ना। जैसे सरकार, अब देखो नेता तो सभी होते हैं, लेकिन जो चुनाव जीत जाता है वो नेता मंत्री हो जाता है, वो नेता विधायक हो जाता है, वो नेता सांसद हो जाता है। तो उसके पास क्या आ जाती है, एक ऑथोरिटी आ जाती है। बाकी नेता तो ये बहुत सारे हैं, जो चुनाव जीते वो भी नेता, चुनाव हारे वो भी नेता, लेकिन जो चुनाव जीत कर सत्ता को प्राप्त कर लेता है उसमें पावर आ जाती है, उसमें ऑथोरिटी आ जाती है, और फिर सब उसका कहना मानते हैं, सब उसकी बात मानते हैं। तो ये चीज, ये जो बेसिक है ना ऑथोरिटी, सत्ता, इस सत्ता का बोध हमें हमारे परिवार में होता है। हम परिवार में हमारे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, वहीं से हमें सत्ता का बोध हो जाता है। यह सहयोग व दबाव के माध्यम से उसे अनुकरण करना सिखाता है। सहयोग से भाई कुछ सहयोग होगा आपका कि भाई अरे अरे दिख 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 पापा ने तेरे को ये बात कह दी, तेरे को ये बात माननी चाहिए, अरे चुप रहे बेटा, पापा के सामने जोर से थोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से उसको समझ में आता है कि नहीं, हमें उनका अनुकरण करना है। जैसा वे हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो उनका अनुकरण, यानी वो जो कहते हैं उसको फॉलो करना है। यह बातें व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण की ओर उन्मुख करती है। और कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारे साथ कुछ अनर्थ होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पर दबाव समूह के बारे में भी हम समझते हैं। कई बार हम जिद करते हैं कि नहीं मैं ये खिलौना लूँगा तो यही खिलौना लूँगा, या फिर मैं ये किताब लूँगा तो यही किताब लूँगा, मेरे को ये वाला मोबाइल चाहिए तो ये वाला मोबाइल ही चाहिए। तो ये जो जिद करते हैं हम, तो ये एक तरीके से क्या है, ये हम क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, दबाव समूह का काम करते हैं हम हमारे परिवारों के साथ। तो ये भी हमारे एक तरीके से हमें राजनीतिक समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। आइए विद्यार्थियों चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका को समझाइए। आइए समझते हैं संचार माध्यम की भूमिका को। संचार बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका वर्तमान समय में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन एवं इंटरनेट आदि सशक्त लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण साधन होने के कारण राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संचार माध्यम लोगों की राजनीतिक अभिरुचि एवं विचारधारा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आजकल के जो संचार माध्यम है, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, चाहे हम रेडियो की बात करें, रेडियो के देखो भाई जमाने चले गए हैं, है ना, टेलीविजन की बात करें। अब देखिए बंगाल के अंदर हुआ चुनाव, और बंगाल में चुनाव जो हुआ उससे पहले ही उसके नतीजे तो टीवी वालों ने दिखा दिए। क्यों दिखा दिए? क्योंकि वो लोगों की राय को देखकर, लोगों की विचार को देखकर, उनकी विचारधाराओं को देखकर एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। ये इस तरीके से ये राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। हम खुद भी जब उनको टीवी को और को देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि भाई हाँ ये पार्टी जो है इसने ये काम किया, इस पार्टी ने ये काम किया, मेरा वोट किस पार्टी को जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हम संचार माध्यम के द्वारा आसानी से समझ पाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चाहे कैसा हो, समस्त प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने अनुकूल राजनीतिक अभिमुखीकरण का प्रयत्न करती है। समझिए, देखो ये वर्ड क्या है, राजनीतिक अभिमुखीकरण। ठीक है, समस्त प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो सभी के सभी सिस्टम
पॉलिटिकल तरफ यानी उसकी अभिमुखीकरण, इसका मतलब उसकी तरफ झुकना, राजनीतिक अभिमुखीकरण यानी राजनीति की तरफ झुकने का प्रयत्न करती है। राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने अनुकूल राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ झुकने का प्रयत्न करती है ताकि व्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त हो सके, व्यवस्थाएं मजबूत बन सके। आइए देखिए, संचार माध्यमों की निष्पक्षता। अब यहाँ पर संचार माध्यम बहुत निष्पक्ष होने बहुत आवश्यक है। यदि संचार माध्यम निष्पक्ष नहीं है ना, अगर यदि संचार माध्यम निष्पक्ष नहीं है, किसी ना किसी पक्ष से जुड़े हुए हैं, कोई पार्टी का ही स्पेशल चैनल है, ठीक है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल होते हैं जो पार्टी के चैनल होते हैं, वो उसी पार्टी की बड़ाइयाँ करेंगे, अरे हाँ ये देखो हमारे पार्टी के नेता भगवान है ना, और दूसरी पार्टी के नेता जो है वो बेकार है, देखो उसने क्या कह दिया, उसको फलाने फलाने नाम और आदि से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मीडिया जो है ना कभी भी सही और सटीक खबर हम तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो चाटुकार मीडिया होता है। इसलिए हमें कैसा मीडिया चाहिए भैया? हमें मीडिया चाहिए एक निष्पक्ष मीडिया। समझ में आ रहे हैं ना? संचार माध्यमों की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का राजनीतिक समाजीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के कार्यालयों से लड़े जाते हैं। ठीक है ना, आपको मोदी जी का चुनाव तो याद ही है, 2014 का जो चुनाव था ना, ये पूरा का पूरा चुनाव मीडिया से लड़ा गया चुनाव था, फेसबुक से लड़ा गया चुनाव था, व्हाट्सएप से लड़ा गया चुनाव था, जिसके माध्यम से मोदी जी की छवि क्या बना दी गई जी? भगवान की छवि बना दी गई है ना। मोदी है नहीं अवतार है ना, हमें चाहिए मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरीके से लोगों का माइंड सेट कर दिया गया कि ये नेता आएगा तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर देगा, हमारा रहन सहन में एक बड़ा परिवर्तन कर देगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कौन क्रिएट करता है? ये मीडिया क्रिएट करती है। और आजकल के आगामी जितने भी चुनाव होते हैं उनमें मीडिया का अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहता है। ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है? शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? देखिए क्या है, शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे रीजन हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को? देखिए, राजनीतिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए क्या है? शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम। ठीक है, अब पाठ्यक्रम को हम पूरी एक क्या करते हैं, जब पाठ्यक्रम आता है हमारे सामने, सिलेबस आता है, तो पूरी क्या की जाती है? उसकी नीति बनाई जाती है। तो ये नीति बनाना है ना, सिस्टम बनाना, उसके लिए प्लान तैयार करना, कहता है कोर्स प्लान, सिलेबस प्लान, इस महीने में इतना करेंगे, अगले महीने में इतना करेंगे, एक प्लानिंग तैयार करना। तो एक तरीके से हम राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। छात्रों की मंडली तैयार करना, छात्रों की मित्र मंडली तैयार कर दी गई। ये मित्र मंडली जो होगी, ग्रुप ए जो होगा वो स्कूल के अंदर ये काम करेगा, ग्रुप बी जो होगा वो स्कूल के अंदर ये काम करेगा। जैसे सीबीएसई के अंदर क्या होता है ना कि हाउस बने होते हैं, ब्लू हाउस, रेड हाउस। तो ये क्या करते हैं, इनके काम होते हैं, है ना। बड़े बच्चों के अलग काम होते हैं, छोटे बच्चों के अलग काम होते हैं। शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण तथा वैचारिक अभिमुखीकरण, और सबसे बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं शिक्षक राजनीति को कैसा देखते हैं, है ना। अगर यहां पर भी अगर कोई ऐसा शिक्षक होगा वो किसी पार्टी से ग्रसित होगा तो विद्यार्थियों के अंदर वैसे ही भाव भरेगा। और यदि कोई ऐसा शिक्षक होगा जो निष्पक्ष होगा, जो राजनीति को समझता होगा, जो वास्तव में पॉलिटिक्स की बाल की खाल निकालने वाला होगा, वो एक अच्छी राजनीति को अपने विद्यार्थियों में पनपा पाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम शिक्षण संस्थाओं में देखते हैं। उसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में आपको पता होगा मॉनिटर बनाने की प्रथा वर्षों चली आ रही है ना। मॉनिटर, अब आप लोग भी कहीं ना कभी मॉनिटर बने होंगे ना। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक प्रकार से क्लास का प्रधान होता है ना। क्लास का प्रधान होता है। क्लास के सारे उत्तरदायित्व किसके हाथ में होते हैं? हमारे मॉनिटर साहब के हाथ में होते हैं। वो उसी को अपने अनुसार चलाते हैं और वो स्वयं जो जिसने उनको मनोनीत किया है, जिसने उनको नियुक्त किया है, उनके अधीन काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे 5 प्रश्न हमारे राजनीतिक सहभागिता के, जो हमने पहले वाले प्रश्न पढ़े हैं, ये सारे के सारे ये हमने समाजीकरण से पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले जो प्रश्न है अब हमारे पास वो है राजनीतिक संस्कृति से, पॉलिटिकल कल्चर से। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति से क्या मतलब है? देखिए, यानी कि कैसी राजनीति होनी चाहिए,
पहले तो हमने ये सीखा कि राजनीति कैसे आती है, हमारे कैसे हम सीखते हैं, जन्म से लेकर बच्चा जो है राजनीति में इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसकी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए राजनीतिक संस्कृतिकरण, कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल कल्चर, उस पर अब बात करेंगे। आइए देखते हैं। पहला छठा क्वेश्चन आपके सामने है, आमंड एवं पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए। आमंड एंड पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए। आमंड और पावेल के अनुसार क्या कहते हैं? आमंड और पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा क्या है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और उन्मुखताओं की शैली है। सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पॉलिटिक्स के प्रति, है ना, कैसी सोच है, वो राजनीति के बारे में क्या समझते हैं, है ना, राजनीति के बारे में उनका मतलब क्या है, वो इसको समझना, क्या वो राजनीति को समझते हैं। जैसे बहुत से हमारे युवा लोग हैं जो क्या समझते हैं कि राजनीति जो है ना वो एक गंदा नाला है, हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, हमें राजनीति में नहीं फंसना चाहिए, राजनेताओं से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी, है ना। इस तरीके से कई सारे लोग विचारधाराएं अपनी रखते हैं पॉलिटिक्स के प्रति। कई लोग तो पॉलिटिक्स कहने का मतलब ही नकारात्मक ले लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर चालू है, कुटिल है, तो उसके लिए ये कह रहा है अरे हाँ भाई पॉलिटिक्स खेल रहा है मेरे साथ, तो पॉलिटिक्स वर्ड को नेगेटिव ही शो किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति जो है वो बुरी हमेशा नहीं होती है, मैं तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो राजनीति है, वो राज करने की नीति है। यानी राज कब किया जाता है? जब जनता साथ होती है, चाहे राज व्यवस्थाओं में था और चाहे लोक व्यवस्थाओं में है। जब जनता साथ नहीं होती, जनता एग्रीमेंट नहीं देती, तब किसी राज व्यवस्थाएं कभी चल नहीं सकती है, और अगर कुछ समय चलती है तो उनको उखड़ना ही पड़ता है। तो कहने की बात यह है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था के जितने भी सदस्य हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे एक गवर्नमेंट कर्मचारी से लेकर एक बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक, जितने भी लोग सरकार में इन्वॉल्व है, वे लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में मैं क्या सोचता हूं, ये सब राजनीतिक संस्कृति के भाग होते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति को थोड़ा और हम गहराई से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। अब पहली बात सर ये बताओ, समाज शास्त्रीय अवधारणा कहने का क्या मतलब है? यानी इट इज अ सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, ये समाज का कॉन्सेप्ट है, ये समाज से हमें मिला है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि समाज राजनीति के बारे में क्या समझता है और समाज को राजनीति के बारे में क्या समझना चाहिए, हम यहाँ पर ये देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, उसका विश्वास, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी अपेक्षा तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से होता है। बहुत ही सिंपल शब्द में यही बात है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए लोग राजनीति के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसे ही हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का भाग है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति क्या है जी? राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का भाग है, उस संस्कृति का, उस कल्चर का एक पार्ट है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, अपने भावनात्मक मनोवृत्तियों, अपनी भावनाओं, विश्वासों और इन सबको देखते हैं। ठीक है, मतलब राजनीति के बारे में उनके कैसे विचार है, उन सब के बारे में बात होती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। बहुत ही खतरनाक शब्द है, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सी बात समझ लो कि पॉलिटिकल जो कल्चर होता है वो एक तरीके से एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण समझो, दृष्टिकोण यानी कि लोगों के देखने का तरीका है कि उनके नज़र में पॉलिटिक्स क्या है। अब किसी के नज़र में जो है मोदी जी की राजनीति अच्छी हो सकती है और किसी की नज़र में राहुल गांधी जी जो है उनकी राजनीति अच्छी हो सकती है। तो सबके अपने अपने विचार है। ठीक है, अब क्या करें जी, नाम ही ऐसा ही निकलता है उनका। अच्छा कोई नहीं। सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों
और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है। समझिए इस बात को, यानी वो हमारे वो विश्वास जो हमने अनुभवों से प्राप्त किए हैं, हमारे अभिव्यक्त प्रतीक जिनको हम अभिव्यक्त करते हैं, जिन बातों के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। आज भी हम जब भारत के झंडे को देखते हैं तो हमारा एक विचार भारत के प्रति अलग है। हम जब जनगण मन को सुनते हैं तो हमारे मन में विचार कुछ अलग चल रहे होते हैं, और हम जब वंदे मातरम को सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ अलग विचार चल रहे होते हैं। जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है उस समय हमारे मन में एक अलग विचार चल रहे होते हैं। तो ये जो विचार हैं हमारे मन में, जो हमें एक करते हैं, जो हमें एक देश का बना देते हैं, तो ये सभी विचार, ये सभी परिस्थितियां, ये सभी विश्वास हमारी राजनीतिक संस्कृति में भी दिखते हैं, जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। एलन बॉल क्या कहते हैं? एलन बॉल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई राजनीतिक संस्कृति की। राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं, ठीक है, इसकी विषय मेनली तो देखो संस्कृति से क्या समझते हैं वो तो हमने देख ही लिया। बात करते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहली बात, इसका समन्वयकारी रूप। राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप समन्वयकारी है। समन्वय वर्ड का क्या मतलब होता है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए यहाँ पर विद्यार्थियों। समन्वय शब्द क्या है? समन्वय शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, समन्वय का मतलब होता है जैसे हम दो धर्मों में समन्वय करते हैं, है ना। जैसे अकबर ने जो है वो दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदू और मुसलमानों में समन्वय किया। एक तरीके से समन्वय को हम कह सकते हैं मिल बैठकर की जाने वाली संधि, है ना। तो समन्वयकारी स्वरूप, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप समन्वयकारी है। यह प्राचीन और नवीन जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित करती है। हम पॉलिटिकल कल्चर कैसा होता है, हम ये देखते हैं, अरे देखो वाजपेयी जी ऐसे नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे नेता थे, और आजकल के नेता ऐसे हैं। और अगर मैं उनकी भी तुलना उनसे पहले करूं, है ना, भाई आज महात्मा गांधी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू नेता थे, सुभाष चंद्र बोस नेता थे, तो इन नेताओं की जो है ना छवि लोग कैलेंडरों में छपा करती थी। लोग अपने घरों के अंदर इनकी तस्वीरें लगाया करते, तो लगाया करते थे नहीं, लगाया करते हैं, आज भी लगाते हैं। लेकिन आज अगर हम किसी राजनेता की तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं तो हम तथाकथित उस पार्टी के सदस्य माने जाने लगते हैं। अगर आप अपने घर में मोदी जी की तस्वीर लगा लोगे तो लोग ये मानेंगे कि आप बीजेपी से संबंधित हो। अगर आप अपने घर में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन परिवार के किसी सदस्य की फोटो लगा लोगे तो लोग ये मानने लग जाएंगे कि आप कांग्रेस से संबंधित हो। तो ऐसा नहीं है ना। तो राजनीतिक संस्कृति के मूल्य बदलते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति हम कैसे तैयार होती है? ये हमारी प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति के मिश्रण से तैयार की जाती है। देखते हैं नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। नैतिक मूल्य राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक होते हैं। नैतिक मूल्यों का समर्थन राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक है। नैतिक मूल्य की स्थापना में समाज का धार्मिक स्वरूप और कभी कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप योगदान करता है। नैतिक मूल्य राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक होते हैं। नैतिक मूल्यों का समर्थन राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके दो विशेषताएं और हैं। अमूर्त रूप, राजनीतिक संस्कृति कैसा है? अमूर्त रूप है, कोई मूर्ति थोड़ी है, कोई स्पेशल थोड़ी दिखती है आपको, कहीं मार्केट में दिखेगी थोड़ी कि देखो देखो ये राजनीतिक संस्कृति का महल है, ऐसा नहीं होता। जनता के मनोमस्तिष्क के अमूर्त विचार राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। जैसा लोग राजनीति के बारे में सोचेंगे वैसी राजनीति हो जाएगी। राज्य के किसी कानून तथा राज्य के विरुद्ध जनता का आक्रोश अमूर्त होता है, जिसका अनुमान लगाना कठिन होता है। गतिशीलता, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप गतिशील है, चेंज होता रहता है, मूवेबल है। आज लोग राजनीति के बारे में कुछ और सोच रहे हैं, कल राजनीति के बारे में कुछ और सोचेंगे। राम मंदिर बना था तब राजनीति के बारे में लोग कुछ और सोच रहे थे। 3 तलाक जब आया था उस समय राजनीति के बारे में कुछ लोग और सोच रहे थे। जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटी तब राजनीति के बारे में कुछ लोग और सोच रहे थे। और आज जब कोरोना काल चल रहा है और सरकार की जो नीतियां उसके प्रति चल रही है तो राजनीति के बारे में लोग कुछ और सोच रहे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब राजनीति के बारे में लोग कुछ और सोच रहे हैं। यानी कि लोगों की जो सोच है राजनीति के प्रति वो निरंतर क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। समझ में आ रही ना बात? चूंकि व्यक्ति और समाज के जीवन मूल्य स्थायी नहीं है ना तो व्यक्ति स्थिर है ना उसके जीवन मूल्य स्थिर है। वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप
बदलते रहते हैं। ठीक है, आज आपकी राजनीतिक आवश्यकता अलग हो सकती है, आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक आवश्यकता अलग हो सकती है, और जब आपकी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाती तो हम कहते हैं अरे पॉलिटिक्स तो बहुत खराब है, राजनीति तो बहुत खराब है, राजनेता तो बहुत खराब है। और जब वो कोई बड़ा काम करता है तो हम कहते हैं अरे इससे बढ़िया तो नेता ही कोई नहीं है, ये नेता नहीं, ये तो अवतार है जी, अवतार, ये भगवान है, ऐसा उसको दर्जा दे देते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू को भी बुरा भला कहते लोगों को सुना है, और उनको बहुत ज्यादा मानने वाले लोगों को भी सुना है। हमने इंदिरा गांधी को अपने महान नेता भी देखा है, और इंदिरा गांधी की बुराई करने वाले लोगों को भी देखा है। हमने कई सारे अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थकों को भी देखा है, और उनके विरोधियों को भी देखा है। तो यही चलता रहता है जी, विरोध तो लोग करेंगे ही करेंगे। तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी बदलती रहती है, लोगों की संस्कृति लोगों की आवश्यकताओं अनुसार चेंज होती है, बदलती है। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। क्या है 8वां प्रश्न हमारे सामने? राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व बताइए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती है, हमारे मनो मस्तिष्क में पॉलिटिकल कल्चर को तैयार करती है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख निर्धारक तत्व देखिए कौन कौन से। सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। हम देखिए, हम किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी विचार बनाते हैं उसकी हिस्ट्री को देखकर। अरे भैया, हम बीजेपी को आप जब देखो तो आप बीजेपी को देखो कि ये बीजेपी वही है जो कांग्रेस से किसी समय अलग होकर जनता दल बनाकर आज बीजेपी के रूप में हमारे सामने खड़ी है ना। तो इतिहास लोग देखते हैं। किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति वहां की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों का परिणाम होती है। उदाहरणतः भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी और लोकतांत्रिक होगी, जबकि पाकिस्तान, इराक, लीबिया और राजनीतिक संस्कृति हिंसक और अलोकतांत्रिक हो सकती है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका इतिहास ही वैसा ही रहा है। वो लोग लड़ते झगड़ते वहां पे मिले हैं, ठीक है। जबकि हमने लोकतंत्र की यहां पर स्थापना करके इसको शांत बना लिया, और ये सदैव इसी तरीके की रहने वाली है। फिर अगली बात आती है धार्मिक विश्वास। ठीक है, धार्मिक विश्वास ये किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास, धर्म राजनीति संस्कृति निर्माण के साथ ही समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बड़ा रोल करता है धर्म, है ना। आप देख लेंगे भाई, ये पार्टी जो है ना ये इस धर्म की समर्थक है, ये पार्टी इस धर्म के विरोधी है, ऐसा भी लोग बना लेते हैं। उसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, लोग किस इलाके में रहते हैं, है ना। पहाड़ी इलाके वाले हो सकते हैं कि वो राजनीति के बारे में अलग सोचें, थार में रहने वाले लोग अलग सोचें, है ना, जंगलों में रहने वाले लोग अलग सोचें, क्योंकि वो सभी लोग अपनी सुविधा देखते हैं। कभी लोग, है ना, लोग समष्टि में सोचते ही नहीं है, लोग व्यष्टि में सोचते हैं। भाई मेरे को मेरी सरकार ये सुविधा दे रही है तो मेरी सरकार अच्छी है, अन्यथा बुरी है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, संसाधन उस देश की राजनीतिक संस्कृति को पूर्णतः प्रभावित करती है। फिर आता है सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक परिवेश व आर्थिक विकास किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों से भिन्न होती है। बात करते हैं विचारधाराएं। बहुत सारी ऐसे विचार आ जाता है, जैसे उदारवाद है, जैसे मार्क्सवाद है, जैसे पूंजीवाद है, ठीक है ना, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म आदि विचारधाराओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति, मीडिया, प्रेस, शिक्षा आदि भी चीजें हैं जो राजनीतिक संस्कृति के मुख्य निर्धारक है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो राजनीति के बारे में कुछ और सोचेंगे, जो अनपढ़ लोग होंगे वो राजनीति के बारे में कुछ और सोचेंगे। उपरोक्त के अलावा शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज आदि का प्रभाव भी राजनीतिक संस्कृति पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे एक और टॉपिक। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आइए इसको और समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या चीज है? प्रत्याहान किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, प्रत्याहान बहुत ज्यादा पूछा जा सकने वाला प्रश्न है ये। इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे पद से हटाने का अधिकार रखता है। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये है राइट टू रिकॉल, RTR, राइट टू रिकॉल, यानी वापस बुलाने का अधिकार। इसको ही बोलते हैं हिंदी में प्रत्याहान। प्रत्याहान क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को, अपने चुने हुए व्यक्ति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उस पद से हटने का अधिकार रखता है।
इस प्रस्ताव पर एक निर्धारित संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। स्विट्जरलैंड में यह प्रथा प्रचलित है। भारत में विगत कई वर्षों से इस प्रकार की सुधार की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु यदि यह व्यवस्था होती है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हमारे सामने खड़े हैं। सकारात्मक पक्ष तो यह है कि अगर कोई राजनेता अपने कार्यकाल से पहले ही कुछ बुरी हरकतें करता है तो उसे हम बुलाने के अधिकार से हो सकता है कि उसमें तो सुधार आ जाए और वो अच्छे काम करने लग जाए, वो जनता के हित में काम करने लग जाए। और जो नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि भारत जैसे बड़े देश में के वापस वोट करवाना अपने आप में बहुत खर्चीला होता है, अपने आप में बहुत उसमें समय का व्यय होता है, पैसे का व्यय होता है। तो इसलिए शायद ये अभी संभव नहीं है। हो सकता है कि हमारी सरकारें इसके लिए हमारे संवैधानिक समिति के सदस्य, हमारे अन्य जो बड़े बड़े IAS अधिकारी और हैं, वो इसके लिए कोई नया प्लान, कोई नई योजना तैयार करें और भारत में भी राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार जो है वह आ सके। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है राजनीतिक सहभागिता के 2 स्वरूपों को लिखिए। राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों एवं निर्णयों के निर्धारण, क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेता है। किसी ना किसी तरीके से तो हम सभी राजनीति में भाग लेते हैं, चाहे हम वोट देकर भाग ले रहे हो, चाहे हम चुनाव लड़कर भाग ले रहे हो, चाहे हम चुनावों का परिणाम अपने ऊपर भुगत कर भाग ले रहे हो, या हम उनकी नीतियों को भुगत कर लाभ ले रहे हो। किसी भी तरीके से क्यों ना हो, हम राजनीति के एक हिस्से हैं, राजनीति के एक भाग है ना। तो हम इसके 2 तरीके हैं, एक है परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, एक गैर परंपरागत। देखो, परंपरागत उसमें भी नागरिक सहभागिता, राज्य सहभागिता, इसमें भी नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता है। परंपरागत रूप से तो क्या है, नागरिक सहभागिता ये है कि लोग डायरेक्ट वोट करें, ठीक है। और राज्य की क्या सहभागिता है कि राज्य उनका डायरेक्ट उत्तर दे, और इनमें इनडायरेक्ट हो जाएंगे। गैर परंपरागत है जो कि नए हैं, ठीक है। बस इतना ही है राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है, इसको आप इसके साथ ही समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हुई हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी क्योंकि हमने इस एक क्लास में 3 चैप्टर एक साथ खल्लास कर दिए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यदि लगता है, क्योंकि हमारे पास देखिए अब बहुत कम समय रहा है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 35 दिनों का समय रहा होगा, क्योंकि कह रहा है कि संभावना है कि जून अथवा जुलाई में ये परीक्षाएं अवश्य रूप से हो जाएगी। तो जब भी परीक्षाएं हो, परीक्षाओं का समय नज़दीक है, आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि हम कोविड के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला कर सके, उनको भी वीडियोस पहुंचाकर, ताकि वो भी अपने घर पे बैठकर इसको निःशुल्क पढ़ते रहे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सके। बात यह है कि यदि आपको अभी भी लग रहा है कि सर ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड है, तो आप उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइव चैट में मत लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिएगा। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।